ब्लॉक 5 में आपने सीखा कि शोध डेटा से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए सांख्यिकीय गणना कैसे करें। अब बात करते हैं डेटा इकट्ठा करने की। आप अपने शोध के लिए प्रासंगिक जानकारी कैसे एकत्र करते हैं। इकाई 20 आपके शोध के लिए तथ्य और आंकड़े एकत्र करने के एक तरीके पर केंद्रित है। इसकी शुरुआत यह पूछकर होती है कि हमें डेटा एकत्र करने के लिए सर्वेक्षणों का उपयोग क्यों करना चाहिए। फिर यह सर्वेक्षण अनुसंधान के इतिहास को देखता है और बताता है कि यह क्या है। इसमें संक्षेप में नमूनाकरण का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसमें गहराई से नहीं बताया गया है क्योंकि यह खंड 5 की इकाई 15 और खंड 6 की इकाई 21 में शामिल है। इकाई यह भी बताती है कि सर्वेक्षण कैसे किया जाए और अनुसंधान के लिए सर्वेक्षण का उपयोग करने के पेशेवरों और विपक्षों को सूचीबद्ध किया गया है। इकाई 20 सर्वेक्षणों का एक परिचय मात्र है। इकाइयाँ 21, 22 और 23 आपको अपने लघु अनुसंधान प्रोजेक्ट के लिए एक सर्वेक्षण करने के लिए आवश्यक सभी विवरण देती हैं, जो MSO 002 को पूरा करने के लिए आवश्यक है। उम्मीद है आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक विषय चुना है और यह पता लगाया है कि आप कैसे हैं। यह करने जा रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान विधियों को आमतौर पर 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक शोध हमें सामाजिक रिश्तों की बारीकियों को समझने में मदद करता है। यह विशिष्ट प्रश्नों, अर्थों और विभिन्न व्याख्याओं की गहराई से जांच करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन गुणात्मक तरीकों की सीमाएं होती हैं। वे छोटी सेटिंग्स में या विशिष्ट समूहों के साथ बेहतर काम करते हैं। वे पूरी आबादी की जनसांख्यिकी या गरीबी या बीमारी की सीमा जैसी बड़ी चीजों का अध्ययन करने के लिए इतने अच्छे नहीं हैं। सर्वेक्षणों की तरह मात्रात्मक तरीकों से आइए हम इन बड़े प्रश्नों का व्यापक तरीके से अध्ययन करें। सर्वेक्षण बड़े क्षेत्रों जैसे पूरे देश या यहाँ तक कि पूरी दुनिया को कवर कर सकते हैं। इसलिए जब शोधकर्ता किसी जनसंख्या में बड़े रुझान या पैटर्न को देखना चाहते हैं, तो वे अक्सर सर्वेक्षणों का उपयोग करते हैं। गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके विपरीत नहीं हैं, वे एक साथ काम करते हैं। उन्हें हमें समृद्ध अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए संयोजित किया जा सकता है। सर्वेक्षण अनुसंधान गुणात्मक तरीकों से भिन्न होता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। यह सिर्फ समाजशास्त्रियों या अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं है। आधुनिक जीवन में सर्वेक्षण हर जगह होते हैं और लगभग एक उद्योग की तरह होते हैं। आज की दुनिया को अक्सर सूचना समाज कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि सूचना प्रवाह वास्तव में महत्वपूर्ण है। नई संचार प्रौद्योगिकियों के लिए धन्यवाद। जानकारी साझा करना अब आसान है और यह समाज, राजनीति और अर्थशास्त्र के काम करने के तरीके के लिए महत्वपूर्ण है। सूचना समाज की तरह कृषि प्रधान और औद्योगिक समाजों को भी प्रौद्योगिकी में बड़ी छलांग से आकार मिला। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मानव इतिहास में 3 प्रमुख क्रांतियां हुई हैं: कृषि क्रांति, शहरी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। लेकिन जो बात कृषि और औद्योगिक समाजों को अलग करती है, वह मुख्य रूप से उनकी मुख्य आर्थिक गतिविधि है, जैसे खेती या विनिर्माण। इसके विपरीत सूचना समाज शब्द का एक अलग अर्थ है। यद्यपि उत्पादन, चाहे खेती हो या विनिर्माण, अभी भी महत्वपूर्ण है, यह एक ऐसी दुनिया में किया जाता है जहां जानकारी महत्वपूर्ण है। किसान और फैक्ट्री मालिक निर्णय लेने के लिए उपलब्ध जानकारी का उपयोग करते हैं। कभी-कभी वे क्या उत्पादन करना है इसकी योजना बनाने से पहले स्वयं भी जानकारी एकत्र करते हैं। उपभोक्ता मीडिया से प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है। बाजार सूचना प्रवाह पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जब कोई कंपनी कोई नया उत्पाद पेश करना चाहती है, तो वह व्यापक विपणन अनुसंधान के माध्यम से संभावित ग्राहकों की प्राथमिकताओं और क्रय शक्ति का अध्ययन करती है। कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे संभावित खरीदारों के लिए अपने उत्पादों का विज्ञापन करें, विशेषकर मीडिया में जो बहुत से लोगों तक पहुंचते हैं। सूचना उत्पादन और वितरण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। इस सेक्टर में बहुत से लोग काम करते हैं और ढेर सारी संपत्ति बनाते हैं। लगभग हर देश में ऐसे पेशेवर संगठन और कंपनियां हैं जो व्यवसायों और राजनीतिक दलों सहित विभिन्न ग्राहकों के लिए सर्वेक्षण करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आज की दुनिया में सर्वेक्षण एक उद्योग है।
आधुनिक सरकारों और लोकतांत्रिक प्रणालियों के लिए भी सूचना महत्वपूर्ण है। आधुनिक कल्याणकारी राज्यों में संपूर्ण नीति निर्माण प्रक्रिया सूचना पर निर्भर करती है। बॉक्स 20.1 सरकार और अन्य लोग कैसे जानकारी एकत्र करते हैं। सरकार और अन्य निकाय जनगणना और सर्वेक्षण के माध्यम से किसी देश में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में एक विशेष संगठन है जिसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) कहा जाता है। यह भारतीय आबादी के विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में जानने के लिए नियमित रूप से सर्वेक्षण करता है। इन सर्वेक्षणों से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा नीतियां बनाने और कार्यक्रम चलाने के लिए किया जाता है। भारत में योजना आयोग का एक प्रभाग भी है जो सर्वेक्षण आयोजित करके विभिन्न विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है। अन्य सरकारी विभाग भी उन विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए सर्वेक्षण आयोजित करते हैं जिनके बारे में वे चिंतित हैं। इसी तरह के संगठन अन्य देशों में भी मौजूद हैं। मुख्य बात यह है कि जनसंख्या के बारे में जानकारी होना शासन के लिए और विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है, और यह जानकारी नियमित सर्वेक्षणों से आती है। विकास कार्यों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय संगठन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करते हैं। वे या तो अपना डेटा इकट्ठा करते हैं या गरीबी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न विषयों पर मौजूदा जानकारी पर भरोसा करते हैं। विश्व बैंक और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां किसी देश की स्थिति के विभिन्न पहलुओं के बारे में समय समय पर रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आधुनिक लोकतंत्र सूचना पर जोर देता है। राजनीतिक दल जनता की राय पर कड़ी नजर रखते हैं और उसके अनुसार अपनी प्राथमिकताएं समायोजित करते हैं। नागरिक भी विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर राजनीतिक दलों के बारे में अपनी राय बनाते हैं। पोलस्टर, जो चुनाव से पहले जनता की राय जानने और संभावित परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए सर्वेक्षण करते हैं, ने राजनीति और मीडिया में महत्व प्राप्त कर लिया है। चुनाव के समय टेलीविजन चैनल और समाचार पत्र विभिन्न राजनीतिक दलों की संभावनाओं और लोगों के मतदान व्यवहार का आकलन करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण करते हैं। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी लोकतंत्रों जैसे देशों में मीडिया और निगम लगातार नेताओं और राजनीतिक दलों की लोकप्रियता पर नजर रखते हैं, चाहे वे सत्ता में हों या नहीं। सर्वेक्षण हमेशा से जानकारी इकट्ठा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका रहा है, आज की दुनिया में तो और भी अधिक। वे हमें लोगों के समूह में रुझान और पैटर्न को समझने में मदद करते हैं और विचारों का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ सर्वेक्षणों का उपयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है, जबकि अन्य केवल सीखने के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए, समाजशास्त्री धर्मनिरपेक्षता को समझने के लिए यह देखने के लिए सर्वेक्षण कर सकते हैं कि लोग अपने दैनिक जीवन में कितनी बार धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान का इतिहास। भले ही व्यवस्थित सर्वेक्षण अपेक्षाकृत नए हैं, अतीत में नेता हमेशा इस बात को लेकर उत्सुक रहते थे कि उनके क्षेत्रों में क्या हो रहा है और उनके लोगों की भलाई क्या है। शासकों की ऐसी कई कहानियां हैं जो कभी कभी छद्मवेश में जनता से बात करके यह जानने की कोशिश करते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और क्या वे खुश हैं। यह सुशासन के लिए महत्वपूर्ण था। प्राचीन काल में रोमन सम्राट अपने नागरिकों का सर्वेक्षण कराते थे। विक्टोरियन युग के दौरान समाज सुधारकों ने व्यापक राय प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण किए और हजारों लोगों का साक्षात्कार लिया। हालांकि, जैसा कि हम जानते हैं, औपचारिक सर्वेक्षण अनुसंधान औद्योगिक क्रांति और यूरोप में शहरों के विकास के बाद शुरू हुआ। कार्ल मार्क्स औद्योगिक श्रमिकों की स्थितियों के बारे में प्रमुख स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करने वाले पहले सामाजिक वैज्ञानिकों में से एक थे। वह इस जानकारी को वर्ग विभाजन और संघर्षों के बारे में अपने विचारों से जोड़ना चाहते थे। इस डेटा का उपयोग करके उन्होंने यह मापने की भी कोशिश की कि काम के घंटों और वेतन के मामले में श्रमिकों का कितना शोषण किया जा रहा है। प्रारंभिक सर्वेक्षणों पर अधिक जानकारी के लिए बॉक्स 20.2 देखें। स्कॉटिश दार्शनिक और समाज सुधारक हेनरी मेयू ने लोगों की जीवन स्थितियों को समझने के लिए 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एडिनबर्ग में पहला संगठित अध्ययन किया। उन्होंने नियमित लोगों से अपने अनुभव साझा करने को कहा। 1886 में चार्ल्स बूथ ने लंदन में इसी तरह का एक सर्वेक्षण शुरू किया, जिसे लंदन के लोगों का श्रम और जीवन कहा गया।
उन्होंने 1889 और 1902 के बीच 17 खंडों में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए। इस अवधि के दौरान अन्य सर्वेक्षण भी आयोजित किए गए, ज्यादातर ग्रेट ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों में गरीबी को मापने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सर्वेक्षण अनुसंधान में किसी विशिष्ट विषय पर आबादी से जानकारी एकत्र करना शामिल है। गुणात्मक अनुसंधान के विपरीत, सर्वेक्षण में आम तौर पर लोगों का एक बड़ा समूह शामिल होता है, हालांकि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति। सांख्यिकीविदों ने किसी जनसंख्या से एक प्रतिनिधि नमूना चुनने के तरीके विकसित किए हैं, जो संपूर्ण जनसंख्या के रुझान का संकेत दे सकता है। मात्रात्मक अनुसंधान विधियों को आमतौर पर दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है: जनगणना और नमूना आधारित सर्वेक्षण अनुसंधान। जनगणना जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य से जानकारी एकत्र करती है, जो महंगा और समय लेने वाला है। इसलिए शोधकर्ता अक्सर समग्रता को समझने के लिए आबादी के एक हिस्से का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे नमूना सर्वेक्षण अनुसंधान के रूप में जाना जाता है। नमूना शब्द अध्ययनाधीन जनसंख्या के भाग को संदर्भित करता है। एक प्रतिनिधि नमूना आबादी की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण की वैधता और प्रतिनिधित्वशीलता सुनिश्चित करने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। 20.5 नमूनाकरण और सर्वेक्षण विधियों की व्याख्या करना। नमूनाकरण लोगों या वस्तुओं के एक छोटे समूह को चुनने का एक तरीका है, जो एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करता है। किसी नमूने के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। इसे काफी बड़ा होना चाहिए। 2. इसे संपूर्ण समूह का सटीक प्रतिनिधित्व करना चाहिए। नमूनाकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तिगत राय को नमूना चुनने के तरीके को प्रभावित करने से बचें। पूर्वाग्रह को रोकने के लिए नमूने के चयन के लिए विभिन्न तरीकों की सिफारिश की गई है। आप ब्लॉक 5 की इकाई 15 और ब्लॉक 6 की इकाई 21 में नमूने के बारे में अधिक जानकारी पा सकते हैं। आइए इस स्तर पर प्रतिबिंब और कार्य 20.1 अभ्यास पूरा करें। चिंतन और कार्य 20.1। आप किसी सर्वेक्षण की उपयोगिता का आकलन उसके उद्देश्य के आधार पर कर सकते हैं, और इसलिए यह आवश्यक है कि आप जिस प्रकार की सामग्री एकत्र करने जा रहे हैं उसे लेकर भ्रमित न हों। इस बिंदु पर अधिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए एक कागज पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 1. क्या तथ्यों का सर्वेक्षण जिसे आप स्वयं मानते हैं उन तथ्यों के सर्वेक्षण के समान है जो उत्तरदाताओं द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं और केवल शोधकर्ता द्वारा मिलान किए जाते हैं? 2. क्या वस्तुओं के बारे में उत्तरदाताओं की राय या बयान सामाजिक तथ्य नहीं है और इसलिए वे शोध के लायक हैं? 3. क्या यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या और कैसे आप उन्हें सामाजिक संदर्भ में खोजेंगे और उन तथ्यों की अपनी समझ को पूरा करने के लिए उपयोग करेंगे जिन्हें आपने स्वयं गिना है? चिंतन और कार्रवाई 20.1 सर्वेक्षणों की उपयोगिता का आकलन। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे सर्वेक्षणों की उपयोगिता पर चिंतन करने का काम सौंपा गया है, सर्वेक्षण पद्धति की बारीकियों और अनुसंधान में इसकी प्रासंगिकता को समझना आवश्यक है। डेटा एकत्र करने में सर्वेक्षण मौलिक उपकरण हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें उद्देश्य, एकत्र किए गए डेटा का प्रकार और सामाजिक संदर्भ में इसकी व्याख्या शामिल है। आइए पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का समाधान करें और इसमें शामिल जटिलताओं का पता लगाएं। 1. क्या तथ्यों का सर्वेक्षण जिसे आप स्वयं मानते हैं उन तथ्यों के सर्वेक्षण के समान है जो उत्तरदाताओं द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं और केवल शोधकर्ता द्वारा मिलान किए जाते हैं? सर्वेक्षण तथ्यात्मक जानकारी और उत्तरदाताओं द्वारा रिपोर्ट किए गए तथ्यों सहित विभिन्न प्रकार के डेटा को कैप्चर कर सकते हैं। अंतर डेटा के स्रोत और इसमें शामिल व्याख्या के स्तर में निहित है। जब शोधकर्ता स्वयं तथ्यों की गणना करते हैं, तो वे आम तौर पर वस्तुनिष्ठ उपायों या अवलोकन योग्य डेटा पर भरोसा करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी निश्चित चौराहे से गुजरने वाली कारों की संख्या या किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी विशेष प्रजाति की व्यापकता की गणना में प्रत्यक्ष अवलोकन या माप शामिल होता है। दूसरी ओर, जो सर्वेक्षण उत्तरदाताओं की रिपोर्टों पर निर्भर होते हैं, उनमें व्यक्तिपरक व्याख्या शामिल होती है। उत्तरदाता अपनी धारणाओं, अनुभवों या विश्वासों के आधार पर जानकारी प्रदान करते हैं। यह डेटा में व्यक्तिपरकता और संभावित पूर्वाग्रहों की एक परत पेश करता है। उदाहरण के लिए, व्यक्तियों से किसी उत्पाद से उनकी संतुष्टि या उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं के बारे में पूछना वस्तुनिष्ठ टिप्पणियों के बजाय उनकी स्वरिपोर्ट की गई राय पर निर्भर करता है।
जबकि दोनों प्रकार के सर्वेक्षण अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, शोधकर्ताओं को डेटा गुणवत्ता और विश्वसनीयता में अंतर को पहचानना चाहिए। स्वरिपोर्ट पर आधारित सर्वेक्षण सामाजिक वांछनीयता पूर्वाग्रह या रिकॉल पूर्वाग्रह जैसे प्रतिक्रिया पूर्वाग्रहों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो निष्कर्षों की सटीकता को विकृत कर सकते हैं। इसके विपरीत, वस्तुनिष्ठ रूप से गणनीय तथ्यों के सर्वेक्षण अधिक विश्वसनीय डेटा प्रदान करते हैं, लेकिन उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण द्वारा प्रदान की गई समझ की गहराई का अभाव हो सकता है। 2. क्या वस्तुओं के बारे में उत्तरदाताओं की राय या बयान सामाजिक तथ्य नहीं है और इसलिए वे शोध के लायक हैं? उत्तरदाताओं की राय और बयान सामाजिक अनुसंधान में मूल्यवान डेटा का निर्माण करते हैं, खासकर जब व्यक्तिपरक घटनाओं का अध्ययन करते हैं या मानव व्यवहार को समझते हैं। हालांकि राय पारंपरिक अर्थों में वस्तुनिष्ठ तथ्य नहीं हो सकती हैं, वे व्यक्तियों की धारणाओं, दृष्टिकोण और विश्वासों को प्रतिबिंबित करती हैं, जो सामाजिक गतिशीलता को समझने के लिए अभिन्न अंग हैं। सामाजिक तथ्य, जैसा कि समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम द्वारा परिभाषित किया गया है, व्यक्तियों के बाहर सामाजिक जीवन के पहलू हैं जो उन पर सामाजिक नियंत्रण रखते हैं। हालांकि राय इस परिभाषा में सटीक रूप से फिट नहीं हो सकती हैं, फिर भी वे सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और विचारधाराओं को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य देखभाल नीति या पर्यावरण संरक्षण जैसे विवादास्पद मुद्दों पर जनता की राय का अध्ययन सामूहिक मूल्यों और प्राथमिकताओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसके अलावा, राय मानव व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को आकार देती है, जो विभिन्न सामाजिक परिणामों को प्रभावित करती है। इसलिए, कुछ व्यवहारों या सामाजिक रुझानों को चलाने वाली अंतर्निहित प्रेरणाओं को समझने के लिए उत्तरदाताओं की राय पर शोध करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, राय नीति निर्माण, विपणन रणनीतियों और सार्वजनिक प्रवचन को सूचित कर सकती है, जिससे वे सामाजिक अनुसंधान में जांच का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाते हैं। 3. क्या यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि आप उन्हें सामाजिक संदर्भ में कैसे ढूंढेंगे और उन तथ्यों की अपनी समझ को पूरा करने के लिए उपयोग करेंगे जिन्हें आपने स्वयं गिना है? बिल्कुल, सर्वेक्षण डेटा की सटीक व्याख्या के लिए उत्तरदाताओं की राय को व्यापक सामाजिक संदर्भ में रखना आवश्यक है। व्यक्तियों के दृष्टिकोण को आकार देने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों को समझने से शोध निष्कर्षों की वैधता और प्रासंगिकता बढ़ जाती है। सर्वेक्षण डेटा को प्रासंगिक बनाने में विभिन्न आयामों की जांच शामिल है। सांस्कृतिक संदर्भ, सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, लिंग भूमिकाओं या अधिकार के प्रति दृष्टिकोण विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न हो सकते हैं, जो संबंधित मुद्दों पर उत्तरदाताओं की राय को प्रभावित करते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ, ऐतिहासिक घटनाएं और सामाजिक परिवर्तन समय के साथ सामूहिक धारणाओं और दृष्टिकोण को आकार दे सकते हैं। ऐतिहासिक रुझानों का विश्लेषण सामाजिक मानदंडों और मान्यताओं के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सामाजिक संदर्भ, सामाजिक संरचनाएं, संस्थाएं और पारस्परिक संबंध व्यक्तियों के अनुभवों और दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा और सामुदायिक गतिशीलता जैसे कारकों पर विचार करने से व्यापक सामाजिक ढांचे के भीतर सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं को प्रासंगिक बनाने में मदद मिलती है। उत्तरदाताओं की राय को प्रासंगिक बनाकर शोधकर्ता पैटर्न को समझ सकते हैं, आउटलेयर्स की पहचान कर सकते हैं और सूक्ष्म व्याख्याएं निकाल सकते हैं। इसके अलावा, सामाजिक संदर्भ को समझने से शोधकर्ताओं को सर्वेक्षण डेटा से परे निष्कर्ष निकालने, अंतर्निहित सामाजिक घटनाओं पर प्रकाश डालने और सूचित निर्णय लेने की सुविधा मिलती है। निष्कर्षतः, सर्वेक्षण डेटा एकत्र करने और सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए मूल्यवान उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। चाहे वस्तुनिष्ठ तथ्यों को गिनना हो या व्यक्तिपरक राय प्राप्त करना हो, शोधकर्ताओं को परिश्रम और आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि के साथ सर्वेक्षण पद्धति की जटिलताओं से निपटना होगा। डेटा संग्रह, व्याख्या और संदर्भीकरण की बारीकियों पर विचार करके शोधकर्ता ज्ञान को आगे बढ़ाने और गंभीर सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए सर्वेक्षण की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, शोधकर्ताओं को सर्वेक्षण अनुसंधान की पुनरावृत्तीय प्रकृति को पहचानना चाहिए। सर्वेक्षणों को डिजाइन करने, प्रशासित करने और उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया में अक्सर चल रही प्रतिक्रिया और उभरती अंतर्दृष्टि के आधार पर शोधन और अनुकूलन शामिल होता है। सर्वेक्षण डिजाइन और कार्यप्रणाली में लचीलापन शोधकर्ताओं को सीमाओं को संबोधित करने,
पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखने और निष्कर्षों की वैधता बढ़ाने की अनुमति देता है। पूछे गए प्रश्नों को संबोधित करने के अलावा समकालीन परिदृश्य में सर्वेक्षण अनुसंधान के व्यापक निहितार्थों पर चर्चा करना आवश्यक है। प्रौद्योगिकी के आगमन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्रसार के साथ सर्वेक्षण पहले से कहीं अधिक सुलभ और बहुमुखी हो गए हैं। ऑनलाइन सर्वेक्षण उपकरण स्केलेबिलिटी, पहुंच और लागत प्रभावशीलता प्रदान करते हैं, जिससे शोधकर्ताओं को विविध आबादी को शामिल करने और डेटा को कुशलतापूर्वक एकत्र करने में सक्षम बनाया जाता है। हालांकि सर्वेक्षणों का डिजिटलीकरण भी चुनौतियां पेश करता है, जिसमें डेटा गोपनीयता, नमूना प्रतिनिधित्वशीलता और सर्वेक्षण थकान के मुद्दे शामिल हैं। सर्वेक्षणों के नैतिक आचरण को सुनिश्चित करना और उत्तरदाताओं के गोपनीयता अधिकारों की सुरक्षा करना अनुसंधान परिणामों की अखंडता को बनाए रखने में सर्वोपरि है। इसके अलावा सर्वेक्षण अनुसंधान की समावेशिता को बढ़ाने के प्रयास, विशेष रूप से हाशिए पर या कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के बीच अनुसंधान निष्कर्षों में समानता और विविधता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा शोधकर्ताओं को सर्वेक्षण पद्धति में निहित सीमाओं से जूझना होगा। जबकि सर्वेक्षण व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यवहार में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे जटिल घटनाओं को अधिक सरल बना सकते हैं या प्रासंगिक बारीकियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। सर्वेक्षण डेटा को पूरक अनुसंधान विधियों जैसे साक्षात्कार, फोकस समूह या अवलोकन अध्ययन के साथ जोड़कर समझ को समृद्ध किया जा सकता है और सामाजिक वास्तविकताओं की अधिक व्यापक तस्वीर प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा सर्वेक्षण डेटा की व्याख्या में गलत बयानी या निष्कर्षों की गलत व्याख्या से बचने के लिए सावधानी की आवश्यकता होती है। सांख्यिकीय विश्लेषण प्रवृत्तियों और संघों की पहचान के लिए मूल्यवान होते हुए भी गुणात्मक अंतर्दृष्टि और प्रासंगिक समझ से पूरक होना चाहिए। हितधारकों और व्यापक जनता के बीच विश्वास और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए सर्वेक्षण परिणामों को सटीक और पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत करना आवश्यक है। निष्कर्षतः सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। चाहे वस्तुनिष्ठ तथ्यों को मापना हो या व्यक्तिपरक राय प्राप्त करना हो, सर्वेक्षण मानव व्यवहार, दृष्टिकोण और सामाजिक रुझानों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हालांकि शोधकर्ताओं को ज्ञान उत्पन्न करने और निर्णय लेने की सूचना देने में सर्वेक्षण की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए पद्धति संबंधी जटिलताओं, नैतिक विचारों और तकनीकी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। सर्वेक्षणों की उपयोगिता पर गंभीर रूप से विचार करके और कठोर पद्धतिगत प्रथाओं में संलग्न होकर शोधकर्ता छात्रवृत्ति को आगे बढ़ाने, सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने और साक्ष्य आधारित नीति हस्तक्षेप को बढ़ावा देने में योगदान दे सकते हैं। निष्कर्ष में सामाजिक अनुसंधान में सर्वेक्षणों की उपयोगिता का आकलन करने में शामिल प्रमुख विचारों और जटिलताओं को समाहित करती है। सर्वेक्षण पद्धति, डेटा व्याख्या और नैतिक विचारों की बारीकियों की खोज करके शोधकर्ता सर्वेक्षण निष्कर्षों की वैधता और प्रासंगिकता को अधिकतम कर सकते हैं, अंततः ज्ञान की उन्नति और समाज की बेहतरी में योगदान कर सकते हैं। 20.6 सर्वेक्षण उपकरणों को उपयोग के लिए तैयार करना। किसी भी शोध में अध्ययन के लिए उपकरण तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम सर्वेक्षण अनुसंधान करते हैं तो हम आमतौर पर प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग करते हैं। प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची बनाना सर्वेक्षण करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्नावली और साक्षात्कार के बीच अंतर के लिए बॉक्स 20.3 देखें। बॉक्स 20.3 प्रश्नावली और साक्षात्कार के बीच अंतर। जब लोग प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरते हैं तो इसे प्रश्नावली कहा जाता है। एक साक्षात्कार में जांचकर्ता प्रश्न पूछते हैं और उत्तर लिखते हैं। सर्वेक्षण के लिए लोगों से संपर्क करने के विभिन्न तरीके हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि जिस व्यक्ति से आप पूछना चाहते हैं उससे सीधे बात करें। अधिकांश सर्वेक्षण इसी प्रकार किए जाते हैं। एक शोध दल आम तौर पर किसी गांव या पड़ोस में जाता है और घर के मुखिया से बात करता है। कभी-कभी प्रश्नावली मेल द्वारा भेजी जाती हैं। इन्हें मेल द्वारा भेजे गए प्रश्नावली कहा जाता है। लोगों से संपर्क करने का दूसरा तरीका घरेलू ड्रॉप ऑफ सर्वेक्षण है। यहाँ शोधकर्ता लोगों के घरों या व्यवसायों में जाते हैं और उन्हें प्रश्नावली देते हैं। लोग या तो प्रश्नावली वापस भेज सकते हैं या शोधकर्ता उन्हें व्यक्तिगत रूप से लेने के लिए बाद में वापस आ सकते हैं।
कुछ वैज्ञानिक अब लोगों से बात करने और फ़ोन पर साक्षात्कार फॉर्म भरने के लिए फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी जगहों पर लोकप्रिय हो रहा है। इसके लिए अच्छे कारण हैं। फ़ोन साक्षात्कार से समय की बचत होती है क्योंकि आपको यात्रा नहीं करनी पड़ती। आप अपना कार्यालय छोड़े बिना व्यापक क्षेत्र के लोगों से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप अधिक प्रश्न पूछने के लिए लोगों को बाद में वापस कॉल कर सकते हैं। आजकल ईमेल का उपयोग सर्वेक्षण भेजने के लिए भी किया जाता है। लेकिन भारत जैसे देशों में हर किसी के पास फ़ोन या ईमेल नहीं है। यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में भी जहाँ कुछ लोगों के पास फ़ोन है, हर घर में नहीं है। शहरों में आबादी के एक छोटे से हिस्से के पास ही फ़ोन है। इसलिए केवल कुछ अध्ययनों में ज़्यादातर मध्यम वर्ग के लोगों के साथ ही आप फ़ोन साक्षात्कार का उपयोग कर सकते हैं। फिर भी हर कोई फ़ोन पर बात नहीं करना चाहेगा। और यदि वे ऐसा करते हैं तो साक्षात्कार शीघ्र और सटीक होने चाहिए। सर्वेक्षण करने का एक प्रभावी तरीका लोगों से सीधे बात करना है। इसे व्यक्तिगत साक्षात्कार कहा जाता है। मेल द्वारा भेजे गए या फ़ोन या ईमेल पर किए गए सर्वेक्षणों के विपरीत व्यक्तिगत साक्षात्कार में शोधकर्ता लोगों से सीधे बात कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे शोधकर्ताओं को न केवल उत्तर पाने का मौका मिलता है बल्कि अधिक विस्तृत प्रश्न पूछने का भी मौका मिलता है जिनकी योजना नहीं बनाई गई होगी। ये अतिरिक्त प्रश्न डेटा को बेहतर बनाने, महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढने और बाद में पूछने के लिए नए प्रश्न खोजने में भी मदद कर सकते हैं। एक बार जानकारी एकत्र हो जाने के बाद शोधकर्ताओं को इसे व्यवस्थित और संसाधित करना होता है। वे अक्सर इसे तालिकाओं और चार्टों में डालकर इसे समझना आसान बनाने के लिए ऐसा करते हैं। उन्हें इसे सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए भी तैयार करने की आवश्यकता है, जो डेटा के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। डेटा को कैसे संसाधित किया जाता है और एक रिपोर्ट में दिखाया जाता है, इसे ब्लॉक 8 में और अधिक समझाया जाएगा। सर्वेक्षण अनुसंधान के लाभ और कमजोरियां। सर्वेक्षण अनुसंधान के ये फायदे हैं। यह आमतौर पर महंगा नहीं है, खासकर जब लोग स्वयं सर्वेक्षण भरते हैं। यह लोगों के एक बड़े समूह के बारे में जानने के लिए अच्छा है, जैसे उनकी जनसांख्यिकी, आयु, लिंग आदि और क्या रुझान हो रहे हैं। मेल, ईमेल या फ़ोन का उपयोग करके सर्वेक्षण दूर से किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सर्वेक्षण में आपके पास बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जिससे परिणाम अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं, भले ही आप कई अलग अलग चीज़ों को देख रहे हों। आप सर्वेक्षण में किसी विषय के बारे में कई प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे आपको डेटा का विश्लेषण करने में लचीलापन मिलेगा। सर्वेक्षण करने के विभिन्न तरीके हैं। आप लोगों से आमने सामने बात कर सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं या उन्हें ईमेल भेज सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अध्ययन के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। अन्य तरीकों के विपरीत सर्वेक्षण सभी के लिए समान प्रश्नों का उपयोग करते हैं। इससे उत्तर अधिक सटीक हो जाते हैं क्योंकि हर कोई प्रश्नों को एक ही तरह से समझता है। इसका मतलब यह भी है कि आप विभिन्न समूहों के उत्तरों की तुलना अधिक आसानी से कर सकते हैं, जो अध्ययन को अधिक विश्वसनीय और निष्पक्ष बनाता है। सर्वेक्षण अनुसंधान से जुड़ी कुछ सामान्य समस्याएं यहाँ दी गई हैं। कभी-कभी सर्वेक्षण सभी के लिए प्रश्नों को मानक बनाने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे प्रश्न बहुत सामान्य हो सकते हैं और कई लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण है वह छूट सकता है। 2. सर्वेक्षण अनुसंधान के लिए एक सटीक योजना की आवश्यकता होती है। सब कुछ, जैसे कि कौन से उपकरण का उपयोग करना है और उनका उपयोग कैसे करना है, पहले से तय किया जाना चाहिए। डेटा संग्रहण के दौरान चीजें बदलने से अध्ययन में गड़बड़ी हो सकती है। 3. एक सर्वेक्षण को उपयोगी बनाने के लिए शोधकर्ता को इसमें भाग लेने के लिए सहमत होने के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता होती है। लेकिन पर्याप्त लोगों को सहमत करना हमेशा आसान नहीं होता है। इससे सर्वेक्षण करना कठिन हो सकता है। 4. सर्वेक्षण के लिए लोगों को ध्यान देने और ईमानदार होने की आवश्यकता होती है, खासकर जब वे स्वयं प्रश्नावली भर रहे हों। लेकिन हर कोई प्रश्नावली पर अपना पूरा ध्यान देने को तैयार नहीं है। कभी-कभी लोगों के लिए चीज़ों को याद रखना या विवादास्पद विषयों पर स्पष्ट रुख अपनाना कठिन होता है। सर्वेक्षण अनुसंधान अक्सर संदर्भ की अनदेखी करता है।
लेकिन प्रश्न कहाँ और कब पूछे जाते हैं और आसपास कौन है, यह वास्तव में उत्तरों को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक महिला काम की तुलना में घर पर अपने परिवार के साथ लैंगिक समानता के बारे में सवालों का अलग तरह से जवाब दे सकती है। सर्वेक्षण आमतौर पर इस संदर्भ को पकड़ नहीं पाते हैं। चिंतन और कार्य 20.2 डेटा उत्पादन अध्याय में सामाजिक सर्वेक्षण पर अपने नोट में मिशेल 1984-272 ने लिखा, जाहिर है, सामान्य सर्वेक्षण कार्य में डेटा संग्रह पर लगाए गए प्रतिबंधों का मतलब है कि एकत्र की गई जानकारी का प्रकार अवलोकन और विस्तारित साक्षात्कार द्वारा एकत्र की गई जानकारी से भिन्न गुणवत्ता का होगा। सर्वेक्षण डेटा एसोसिएशन के विभिन्न पैटर्न की परिवर्तनशीलता और सीमा का अनुमान प्रदान करने की संभावना है, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से लिंक के प्रतिवादी के लिए लीड का पालन करने या संज्ञानात्मक और भावनात्मक निहितार्थ की खोज करने के लिए खुद को उधार नहीं देते हैं। अध्ययन किया जा रहा। मिशेल के नोट से उपरोक्त अंश पढ़ें और एक कागज पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। सामान्य सर्वेक्षण कार्य में डेटा संग्रह पर क्या बाधाएं लगाई जाती हैं? 2. क्या आप किसी ऐसे सर्वेक्षण का उदाहरण पा सकते हैं जो एसोसिएशन के विभिन्न पैटर्न की परिवर्तनशीलता और सीमा का अनुमान प्रदान करता है? इस उद्देश्य के लिए आप इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के अंकों का उपयोग कर सकते हैं और उपरोक्त सामग्री के साथ सर्वेक्षण का एक उदाहरण पा सकते हैं। 3. उपरोक्त परिच्छेद में लिंक्स शब्द का क्या अर्थ है? क्या यह सर्वेक्षणों में नेटवर्क के बारे में डेटा का संदर्भ देता है? चिंतन और कार्रवाई 20.2 सामाजिक सर्वेक्षणों में बाधाओं की खोज। सामाजिक सर्वेक्षण पर मिशेल के नोट में उन्होंने सामान्य सर्वेक्षण कार्य में डेटा संग्रह पर लगाई गई बाधाओं पर प्रकाश डाला है, जिसमें अवलोकन और विस्तारित साक्षात्कार जैसे अन्य तरीकों की तुलना में सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी की गुणवत्ता में अंतर पर जोर दिया गया है। आइए दिए गए अंश के आधार पर पूछे गए प्रत्येक प्रश्न पर गहराई से विचार करें। सामान्य सर्वेक्षण कार्य में डेटा संग्रहण पर लगने वाली बाधाएं। सामान्य सर्वेक्षण कार्य में डेटा संग्रह पर लगाई गई बाधाएं बहुआयामी हैं और एकत्र की गई जानकारी की गुणवत्ता और गहराई पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। मिशेल ने इन बाधाओं को रेखांकित करते हुए सुझाव दिया कि सर्वेक्षण डेटा कुछ बारीकियों को पकड़ नहीं सकता है जो अन्य तरीके, जैसे अवलोकन और विस्तारित साक्षात्कार, प्रदान कर सकते हैं। कुछ प्रमुख बाधाओं में शामिल हैं। सीमित बातचीत। सर्वेक्षण में आमतौर पर पूर्व निर्धारित प्रश्नों के साथ संरचित प्रश्नावली या साक्षात्कार शामिल होते हैं, जो शोधकर्ता और उत्तरदाता के बीच बातचीत की गहराई को सीमित करते हैं। यह बाधा उन जटिल मुद्दों या विषयों की खोज में बाधा उत्पन्न कर सकती है जिनके लिए गहन चर्चा की आवश्यकता होती है। मानकीकरण। डेटा संग्रह और विश्लेषण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण अक्सर मानकीकरण को प्राथमिकता देते हैं। जबकि मानकीकरण विभिन्न उत्तरदाताओं या समूहों के बीच तुलनीयता बढ़ा सकता है, यह अधिक लचीले अनुसंधान दृष्टिकोणों के माध्यम से उभरने वाले अद्वितीय दृष्टिकोण या अंतर्दृष्टि को नज़रअंदाज कर सकता है। प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह। उत्तरदाता सामाजिक रूप से वांछनीय प्रतिक्रियाएं प्रदान कर सकते हैं या जानकारी को गलत तरीके से याद कर सकते हैं, जिससे प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है। यह पूर्वाग्रह सर्वेक्षण निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता को विकृत कर सकता है, खासकर जब संवेदनशील विषय शामिल हों। नमूनाकरण की सीमाएं। सर्वेक्षण के नमूने जनसंख्या की विविधता का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, जिससे नमूनाकरण में पक्षपात होता है। गैर प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह या अंडरकवरेज जैसे मुद्दे व्यापक आबादी के लिए सर्वेक्षण परिणामों की सामान्यता से समझौता कर सकते हैं। समय और संसाधन की कमी। सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए पर्याप्त समय, संसाधन और तार्किक योजना की आवश्यकता होती है। शोधकर्ताओं को बजट, कर्मियों या उत्तरदाताओं तक पहुंच के मामले में सीमाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे सर्वेक्षण प्रयास का दायरा और पैमाना सीमित हो सकता है। कुल मिलाकर, ये बाधाएं सर्वेक्षण अनुसंधान में निहित चुनौतियों को उजागर करती हैं और सर्वेक्षण निष्कर्षों को पूरक करने और समझ की गहराई को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीकों पर विचार करने के महत्व को रेखांकित करती हैं। 2. एसोसिएशन के विभिन्न पैटर्न की परिवर्तनशीलता और सीमा का अनुमान प्रदान करने वाले सर्वेक्षण का उदाहरण। एक सर्वेक्षण का एक उदाहरण खोजने के लिए जो एसोसिएशन के विभिन्न पैटर्न की परिवर्तनशीलता और सीमा का अनुमान प्रदान करता है। आइए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली
ईपीडब्ल्यू की ओर रुख करें, जो भारत में सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर विद्वानों के शोध और विश्लेषण के लिए एक प्रतिष्ठित स्रोत है। ईपीडब्ल्यू में प्रकाशित एक उल्लेखनीय सर्वेक्षण का शीर्षक है शहरी भारत में लैंगिक असमानता, घरेलू संसाधनों और स्थिति का एक सर्वेक्षण। एक प्रमुख सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण का उद्देश्य विभिन्न आय वर्गों के शहरी परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करना और इन घरों के भीतर लैंगिक असमानता के पैटर्न का पता लगाना है। सर्वेक्षण में विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक का उपयोग किया गया। घरेलू मुखियाओं या प्राथमिक निर्णय निर्माताओं को दिए गए संरचित साक्षात्कारों के माध्यम से डेटा एकत्र किया गया, जिसमें घरेलू आय, व्यय पैटर्न, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और अंतर घरेलू निर्णय लेने की गतिशीलता जैसे विषयों को शामिल किया गया। सर्वेक्षण डेटा के सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से शोधकर्ता घरेलू संसाधनों में परिवर्तनशीलता का अनुमान लगाने और लिंग गतिशीलता और सामाजिक आर्थिक संकेतकों के बीच संबंध के पैटर्न की पहचान करने में सक्षम थे। उदाहरण के लिए, सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पुरुष और महिला घरेलू सदस्यों के बीच शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच में महत्वपूर्ण असमानताएं सामने आईं, जो शहरी भारत में लैंगिक असमानता की व्यापक प्रकृति को उजागर करती हैं। परिवर्तनशीलता और एसोसिएशन के पैटर्न के मात्रात्मक अनुमान प्रदान करके यह सर्वेक्षण लैंगिक असमानता पर चर्चा में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और शहरी सेटिंग्स में असमानताओं को संबोधित करने के उद्देश्य से नीतिगत हस्तक्षेपों की जानकारी देता है। हालांकि, लिंग गतिशीलता की पूरी जटिलता को पकड़ने में सर्वेक्षण डेटा की सीमाओं को स्वीकार करना आवश्यक है, विशेष रूप से घरों के भीतर व्यक्तियों के व्यक्तिपरक अनुभवों और धारणाओं के संबंध में। 3. परिच्छेद में लिंग शब्द को समझना। मिशेल के नोट के अंश में लिंग शब्द संभवतः सर्वेक्षण के संदर्भ में अध्ययन किए जा रहे कनेक्शन या रिश्तों को संदर्भित करता है। ये लिंग विभिन्न सामाजिक आर्थिक, जनसांख्यिकीय या व्यवहारिक कारकों को शामिल कर सकते हैं, जिनका शोधकर्ता जुड़ाव या सहसंबंध के पैटर्न के लिए विश्लेषण करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, नौकरी प्राप्ति पर सामाजिक नेटवर्क के प्रभाव की जांच करने वाले एक सर्वेक्षण में लिंग में उनके सामाजिक दायरे में व्यक्तियों और उनके संबंधित रोजगार परिणामों के बीच संबंध शामिल होंगे। शोधकर्ता यह जांच कर सकते हैं कि सामाजिक संबंधों की मजबूती, नेटवर्क संपर्कों की व्यावसायिक प्रतिष्ठा या नौकरी से संबंधित जानकारी तक पहुंच जैसे कारक रोजगार हासिल करने की संभावना को कैसे प्रभावित करते हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लिंग शब्द विशेष रूप से सर्वेक्षणों में नेटवर्क के बारे में डेटा को संदर्भित नहीं कर सकता है। इसके बजाय, इसमें परस्पर संबंधित चर या निर्माणों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो सकती है, जिसे शोधकर्ता मात्रात्मक विश्लेषण के माध्यम से तलाशना चाहते हैं। संक्षेप में, मिशेल का नोट सर्वेक्षण अनुसंधान में निहित बाधाओं को रेखांकित करता है और जटिल सामाजिक घटनाओं की हमारी समझ को समृद्ध करने के लिए पूरक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों की आलोचनात्मक जांच करके और वैकल्पिक पद्धतियों पर विचार करके शोधकर्ता सीमाओं को पार करने और मानव व्यवहार और समाज की गतिशीलता में सूक्ष्म अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। यह प्रतिक्रिया मिशेल के नोट के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण अनुसंधान में बाधाओं का विश्लेषण प्रदान करती है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के एक सर्वेक्षण का उदाहरण देती है और परिच्छेद के संदर्भ में लिंग शब्द को स्पष्ट करती है। निष्कर्ष। अध्याय 20 ने आपको सर्वेक्षणों के बारे में सिखाया और वे सामाजिक अनुसंधान में क्यों महत्वपूर्ण हैं। इसमें सर्वेक्षणों के इतिहास और उन्हें कैसे किया जाता है, उनकी ताकत और कमजोरियों सहित बताया गया है। इस अध्याय में आपको सर्वेक्षण डिजाइन, उपकरण और सर्वेक्षण करने के तरीके को समझने की मूल बातें दी गई हैं। खंड 5 के अगले 3 अध्यायों में आप इन विषयों के बारे में और अधिक जानेंगे।